जी, फिलासफी बेसिकली क्या है? देखिए, एक तो पहले जैसे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो शुरू में फिलासफी ही हुआ करती थी। ये साइकोलॉजी 1870 के अंदर जो है वो इसको साइकोलॉजी फिलासफी से अलग किया गया। इसके अलावा और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो पहले हमारे पास हुआ करते थे, फिलासफी के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद ऐसा ऐसा वो सब्जेक्ट अपनी अलग से जगह जो है वो बनाते गए। फिलासफी क्या करती है कि फिलासफी, पहले तो हम इसका मतलब देख लेते हैं। फिलासफी ग्रीक वर्ड है फिला एंड सोफिया, ठीक है। फिला मीन लव और सोफिया मीन विजडम, यानी इसको, इसका मतलब अगर हम कहें तो वो बनता है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, यानी इंटेलेक्चुअल से, नॉलेज से, अच्छी बातों से ये मोहब्बत करने वाले होते हैं, ठीक है। और इनका फिलासफी का मतलब ये है कि हर वक्त जो है नॉलेज की डिजायर में रहना, जहाँ से हमें जो है कहीं नॉलेज मिल जाए। इसकी इनकी ये हमेशा जो है वो ख्वाहिश रहती है, जो फिलासफर होते हैं और जो अच्छी बातें हैं, जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं, उनको पसंद करते हैं। तो फिलासफी की डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की है। जो आसान डेफिनेशन थी और कहीं ना कहीं पेपर के अंदर रिपीट भी होती हैं, उनका तरीका तीन चार का मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपसे सादा लफ्जों में अगर कोई पूछे तो फिलासफी क्या है, आप कह सकते हैं कि रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के मुतालिक तहकीक करना, इसी को हम फिलासफी कह रहे होते हैं। अ गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की जो है वो हमें रहनुमाई मुहैया करती है। प्लेटो इसके मतलब कहता है कि नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, चीज़ों के अब्दी होने के उस मतलब इसका नॉलेज लेना, उसको हम जो है प्लेटो ये डेफिनेशन करता है। इसके अलावा प्लेटो ही हूँ, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है। अगर कभी इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई फिलोसफी की डेफिनेशन पूछते हैं और प्लेटो का मेंशन करें तो वेल, ना मेंशन करें तो ये बेस्ट डेफिनेशन है, मुझे अच्छी लगती है। मैंने इसको अपने इंटरव्यू के लिए मैं तैयार करके गया था कि अगर वो पूछती हैं तो ये बताई जाए। He who has a taste of every sort of knowledge and who wants to learn and never satisfies us may call the philosopher। जो मतलब फिलोसफर क्या होता है? लेकिन आप हर तरह के नॉलेज को लेना चाहते हैं। अगर कोई फिजिक्स वाला बंदा है वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ता है, मैथ वाला मैथ पढ़ता है। लेकिन फिलोसफर वो होता है कि उसको जहाँ से नॉलेज मिले वो उस नॉलेज को वेलकम करता है। हर वक्त वो, उसका प्याला खाली रहता है, वो हर वक्त जो नॉलेज सीखकर, नॉलेज की डिजायर करता है कि मुझे कहीं से मिले और मैं सीखूं, ठीक है। उसकी कभी प्यास जो है वो खत्म होती ही नहीं है नॉलेज की। तो ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है फिलोसफी की। सिसेरो कहता है कि मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। अरिस्टोटल कहता है कि साइंस दैट इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, जैसी नेचर है इसको ऐसे ही स्टडी करना। वो कौन कहता है? ये हमारे पास है। स्कोप ऑफ फिलोसफी क्या है? ये सारी मैं बातें तो आपको जो है वो वन बाय वन स्टेटमेंट, बड़े आसान वोकेबलरी के अंदर मैंने इसकी लिखी हैं, और अगर आप उनको जो है वो करना चाहें तो बेस्ट है। अच्छा, फिलोसफी का, एक तो फिलोसफी के स्कोप की बात कर रही है, तो फिलोसफी हमारे जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर, हर जगह जो है फिलोसफी का ताल्लुक है। और फिलासफी जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मकासद हैं कि हमने क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, क्या उसके बेनिफिट, फिलासफी से हम लेते हैं। फिलासफी हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन जो है वो, मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये फिलासफी से पूछते हैं। हम किसी मुल्क की जो आइडियोलॉजी है कि मुल्क किस नजरिए के ऊपर वजूद आया है, मुल्क का मकसद क्या है, वो भी फिलासफी से होती है। नेशन ने इसी की खड़ी होती है, मुल्क इसी के ऊपर खड़े होते हैं, एक इंसान इसी के ऊपर खड़ा होता है। तो फिलासफी हमारे ईच जो है वो लाइफ का जो हर हिस्सा है उसके अंदर जो है फिलासफी का किरदार होता है। और फिलासफी की जो है वो एपिस्टेमोलॉजी, एग्जालोजी और इसके अलावा मेटाफिजिक्स, ये इसकी तीन मेजर ब्रांचेज हैं। फिर ये सब ब्रांचेज भी हैं वो बहुत सारे, वो हम उनको फर्दर बाद में देखते हैं। इसके अलावा ये एक तो थी फिलासफी की बात की, एक एजुकेशनल फिलासफी। जब आप कहें कि हम एजुकेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फिलासफी से लेते हैं, यानी एजुकेशन के अंदर फिलासफी में क्या हेल्प कर रही होती है कि हम एजुकेशन के जो एम्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये फिलासफी से करते हैं। बच्चों को किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, बच्चों को क्या करिकुलम पढ़ाना है, बच्चों को किस चीज़ के ऊपर सोचने पे मजबूर करना है, बच्चों के पेपर कैसे लेने हैं, बच्चों को गाइड कैसे करना है, बच्चों को सुपरविजन कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सारी बातें जो है वो हमें फिलासफी बताती है कि आपने इस तरह जो है चीज़ों को डील करना है, ठीक है। ये आप ये वाला बाद में आप देख लीजिएगा, इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर अकेली फिलासफी की बात की जाए तो फिर आपने कौन से पॉइंट मद्देनजर रखने हैं, और अगर वो जो है दोनों की बात करता है तो फिर आपने कौन से पॉइंट है वो मद्देनजर रखने हैं। फिर आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की जो मेजर हमारे पास ब्रांचेज हैं, वो तीन ब्रांचेज हैं: मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स क्या बोलते हैं इसको? रियलिटी भी बोलते हैं। एक्सियोलॉजी जो होता है इसको गुड बैड जिस तरह कहते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स।
एपिस्टेमोलॉजी जो है वो हमारे पास नॉलेज को बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर ब्रांचेस हैं कि इनको फर्दर जो है वो डिफरेंट जो है वो तकसीम किया गया है। तो पहली मेटाफिजिक्स, जो मेटाफिजिक्स है ना, इसको पहले कहते होते थे ऑन्टोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स एक ब्रॉडर टर्म है और ऑन्टोलॉजी जो उसकी सब टर्म बन जाती है, यानी यहाँ पे फिलॉसफी बेसिकली सवाल करती है हर चीज के मुतालिक कि ये यूनिवर्स क्यों है, ये कायनात क्यों बनाई गई, मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरा पैदा करने का मकसद क्या था, ये जो मरेंगे तो बाद में क्या होगा हमारे साथ। यानी फिलॉसफी का काम है सवाल करना। तो जब फिलॉसफी सवाल करती है, उसी के अंदर मेटाफिजिक्स ये भी सवाल करती है रियलिटी के मतलब। लेकिन मेटाफिजिक्स ब्रॉडर है, और वो जो दूसरी है ऑन्टोलॉजी, वो स्मॉल है, स्मॉल टर्म है, इसकी सब टाइप है। ऑन्टोलॉजी छोटे सवाल करती है, जबकि जो मेटाफिजिक्स है वो ब्रॉडर जो है वो सवाल करती है। तो मेटाफिजिक्स के अंदर क्या होता है, सवाल होता है व्हाट रियलिटी, रियलिटी क्या है, ये क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, क्या खुदा को प्रूव किया जा सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि खुदा भी जो है वो है, और टाइम क्या है, ये लाइफ क्या है, ये मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ, ये रूह क्या होती है, ये दिमाग क्या होता है। इस तरह के जो सवाल हैं ये कौन करती है, ये मेटाफिजिक्स में इस तरह के सवाल करती है, ठीक है। इसको जो मेटाफिजिक्स को आगे हमने तकसीम किया है कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो जोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं कि जब वो आसमान के ऊपर जो है ना, यानी वो जो एस्ट्रोलॉजी की मतलब इंफॉर्मेशन, कायनात स्पेस के मतलब जो बातें होती हैं, स्पेस के मतलब, एस्ट्रोलॉजी के मतलब, इल्म नजूम के मतलब, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम डील कर रहे थे कॉस्मोलॉजी के अंदर। थियोलॉजी होता है ये मजहब को डील करना, कि कुछ लोग होते हैं जिनका एक जो है वो खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, मोनोथीस्ट होते हैं, कुछ दो खुदाओं के ऊपर, कुछ तीन खुदाओं के ऊपर, कुछ के बहुत सारे खुदा होते हैं, बारिश का अलग है, मौत देने वाला अलग है, रोग भी देने वाला अलग है, उसके बहुत से खुदा होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल खुदा को मानते ही नहीं। तो इस तरह करके जो है थियोलॉजी जो है वो फिलासफी के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर वो मजहब को डील करती है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो लोगों के साथ मोहब्बत को डील करते हैं, कि लोग जो है वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, और कैसे मोहब्बत से रहते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डील कर रहे हैं। लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बनानी है, ये माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप क्या है, मोरल वैल्यूज क्या होती हैं, गुड बैड इवल, ये चीजें डील करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सियोलॉजी की तरफ। एक्सोलॉजी क्या होता है कि एक्सोलॉजी वैल्यूज की बात करते हैं, यानी जैसे आपकी होती है ना, हम कल्चरल कुछ वैल्यूज होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, उसके मुताबिक जो बातें होती है एक्सोलॉजी वाले करते हैं। अच्छा, आप लोग जो लोग ज्वाइन हैं, अगर आपको किसी भी बात की, जैसे ये रवियन सेशन है और कोशिश यही है कि अगर थोड़ी थोड़ा कंसेप्ट हर चीज़ का हमारे माइंड के अंदर आ जाए, पेपर के अंदर वो बात आए, तो यही सुनी हुई हमारे कुछ माइंड के अंदर बैठ कर हम वो बात कर सकते हैं। लेकिन मजीद आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जो है वो फौरी अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल वैल्यूज को डील करते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज के मीनिंग के मोरल फिलासफी के ग्रीक वर्ड है, ये तो ग्रीक वर्ड है, मीन वर्ड वैल्यूज की बात करते हैं। और इसके अलावा प्रिंसिपल असूलों की बात करते हैं, मतलब जो हमारी ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज होती हैं उसकी, ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, इस तरह। इसकी दो टाइप्स हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। एथिक्स क्या होते हैं, अखलाकियात, मोरल वैल्यूज, कैसे किसी को डील करना है। एस्थेटिक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम ब्यूटी को लेके आते हैं, खूबसूरती, नेचर, इस तरह की चीज़ों को हम उसके अंदर लेके आते हैं। तो जो एथिक्स है ये हमारे जो है पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, ये अबाउट लाइफ के मुतालिक है, और गुड बैड राइट रॉन्ग, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, इस तरह की बात करते हैं। जबकि एथिक्स के अंदर जो है, एस्थेटिक्स के अंदर क्या है, ब्यूटी की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, व्हाट इज ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या होती है, लोग इसी तरह अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ये ब्यूटी में इंजॉय क्यों करती है, खूबसूरत औरतों से शादी अब क्यों करते हैं। ये इस तरह की बातें जो है वो हम एस्थेटिक्स में देख रहे होते हैं। इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी, ये कहते हैं नॉलेज को कहते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी यानी जो भी, एक तो नॉलेज क्या है और सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। नॉलेज, इल्म क्या होता है, इल्म कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्स है जिनसे हमें इल्म मिलता है, ये इल्म की वैल्यू क्या है, ये इल्म फिर आगे इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो यानी इल्म के मुतालिक जो है जो बातें होती हैं उसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और ये चीज़ों को बड़ा गुजरता है कि ये इसका सोर्स कैसा है, ये रैशनल है, ये जो है वो साइंटिफिक नॉलेज है, इंडक्टिव नॉलेज है, डिडक्टिव नॉलेज है। तो इस तरह की बात जो है वो नॉलेज वाले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी वैसे शामिल की थी कि कभी इसको भी इसके ब्रांचेस के अंदर शामिल करते थे, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं कि ये एज सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे अपना वजूद रखता है। स्टाइल ऑफ फिलासफी, फिलासफी के हमारे पास तीन स्टाइल हैं, एक है स्पेकुलेटिव फिलासफी, एनालिटिक फिलासफी और पर्सपेक्टिव फिलासफी, ठीक है।
जो हमारे पास है स्पेकुलेटिव फिलासफी। स्पेकुलेटिव फिलासफी क्या होता है कि ये हमें बताती है कि ये थ्योरी को डेवलप करने के लिए कि हम जब कुछ, जैसे वो हमने देखा ना बेसिक रिसर्च के अंदर जो थ्योरी डेवलप होती है, अब थ्योरी डेवलप होने के पीछे भी जो एम ऑब्जेक्टिव होगा कि हम ये थ्योरी क्यों बनाने जा रहे हैं। तो ये जब हम थ्योरी बना रहे होते हैं, जो बेस कर रहे जो स्पेकुलेटिव फिलासफी की बुनियाद पे हम जो है वो थ्योरी बना रहे होते हैं, और इंसानों के ऊपर, सोसाइटी में, यूनिवर्स में इन चीज़ों को हम रिलेट कर रहे होते हैं। और इसका स्पेकुलेटिव का जो कहीं ना कहीं ताल्लुक है वो ऑन्टोलॉजी के साथ है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी ये पूछ सकते हैं कि अगर स्पेकुलेटिव की जो बात आए ना, तो वो फिजिक्स का ताल्लुक किसके साथ है, तो आपको पता हो ये ऑन्टोलॉजी के साथ है। एनालिटिक्स का ताल्लुक जो है वो एपिस्टेमोलॉजी के साथ है। ये अभी पिछले दिनों की बात है कि ये ना एक सवाल था भी सही, पेपर के अंदर मेरे सामने से गुजरा, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि एनालिटिक फिलासफी जो है वो किस से बिलोंग करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो नीचे सवाल थे, अब तो वो एनालिटिक्स और स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव इस तरह था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एनालिटिक फिलोसफी है उसका ताल्लुक नॉलेज के साथ है, स्पेकुलेटिव के ताल्लुक जो है वो हमारे पास ऑन्टोलॉजी के साथ है, पर्सपेक्टिव राइट रॉन्ग की बात करती हैं, और उसका ताल्लुक क्या है वो वैल्यूज के साथ। और वैल्यूज वाली कौन सी थी, एग्जियोलॉजी। अच्छा, एनालिटिक फिलोसफी में चीज़ों को हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के मुतालिक ना लॉजिक देना, रीज़न देना, ऐसा क्यों हुआ, ये किस तरह हुआ, इन चीज़ों के मुतालिक कंसेप्चुअल बातें करना, लॉजिकल बातें करना, चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उनके मुतालिक डीपली जानना, उनको होल टू पार्ट्स में करना, इसको हम एनालिटिक फिलोसफी कहते हैं। जबकि पर्सपेक्टिव फिलोसफी क्या होती है, ये सोशल वैल्यूज के लिए ये वही बात करती है, ये चीज़ गुड है, ये बैड है, ये बात अला रॉन्ग है, ये मोरल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरता है, ये मोरल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इन चीज़ों को डील करते हैं पर्सपेक्टिव फिलोसफी डील करती है। अब हम आ जाते हैं अपनी आइडियलिज्म की तरफ। तीन फिलोसफी हम अभी के जो लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। एक हम करेंगे आइडियलिज्म कर लेते हैं, उसके बाद नेचरलिज्म कर लेते हैं, और रियलिज्म, ये तीन कर लेते हैं। बाकी पाँच छः जो है वो हम इवनिंग जो रात के टाइम है उस पर कर लेंगे। आइडियलिज्म का एक तो कंसेप्ट आपने याद रखना है कि आइडियलिज्म वाली बहुत आसान, सबसे आसान फिलोसफी है, कोई ज़्यादा जो है ना वो तंग करना फिलोसफी नहीं। जहाँ बात आ जाए वैल्यूज की, ठीक है, जहाँ जिस जगह पे बात आ जाए वैल्यूज की, तो आपने आइडियलिज्म जो है वो टेक करेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म वाले किसके ऊपर बात करते हैं, ये जो है वो माइंड के ऊपर बात करती हैं, वो चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी एक तो चीज़ होती है ना कंक्रीट, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो जो फिजिकली चीज़ें मौजूद होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें जो फिजिकली मौजूद नहीं होती। तो आइडियलिज्म वाले उसकी बात कर रहे होते हैं, वो उन चीज़ों की जो फिजिकली मौजूद नहीं होती, तो उनकी ये बात कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास आइडियल रियलिज्म वाले हैं, वो फिजिकल की बातें, कंक्रीट की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हर जो चीज़ दुनिया के अंदर है, वो बुनियाद उसकी है वो आइडियलिज्म है, यानी वो माइंड के अंदर पहले होगी, बाद में वो चीज़ रियल होगी। और कहते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर बगैर उसका वजूद नहीं हो सकता जब तक कि वो माइंड में ना हो। यानी माइंड में होना प्री डिटरमेंट है, एक चीज़ पहले माइंड के अंदर होगी, फिर उसके बाद जो है वो कहीं और होगी। ठीक है, ये बात करते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, कहीं पे मजहबी टच आ जाए, कहीं पे स्पिरिचुअलिज्म की बात आ जाए, माइंड की बात आ जाए, चीज़ों की अनएग्जिस्टेंस के बारे में बात आ जाए। ठीक है, माइंड दिमाग के अंदर चीज़ों के होने के बारे में बात आ जाए, तो उसको वैल्यूज की बात आ जाए, तो ये हम उसके अंदर आइडियलिज्म की तरफ आंखें बंद करके चले जाएंगे। ठीक है, प्लेटो, देखें ये अरिस्टोटल, बेसिकली इसका वार्निंग जो है प्लेटो है। और प्लेटो का जो प्लेटो का साथ आई सुकरात, और सुकरात के मतलब जो कुछ भी मिलता है हमें हिस्ट्री के अंदर वो प्लेटो से मिलता है। सुकरात की अपनी ना कोई किताब की ना कोई उसका हमें हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड में मिलता है। ठीक है, अच्छा, 427 बीसी के अंदर जो है वो पैदा हुआ, 347 बीसी के अंदर बिफोर क्रिश्चियन जो है ना, बिफोर क्राइस्ट उसकी जो है वो डेथ हुई। अब ये भी अक्सर जो कि बात पूछते हैं कि लोग के 427 बड़ी रकम है, 347, लेकिन इसका 427 का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 427 साल पहले पैदा हुआ था प्लेटो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 347 साल अभी रहते थे, यानी इससे पहले की बात जो हमसे हो रही है, तो तब वो प्लेटो की जो है वो वफात हुई। ठीक है, उसकी डेथ हुई थी। तो ये बात इसके अंदर करता है, ये मजीद इसका ना पता चले तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वही कहते हैं कि हर चीज़ को अपने माइंड की आई से देखना चाहिए, वो बात करता है। और इसके अलावा ये सबसे पुरानी फिलासफी है, आइडियाज वैल्यूज के ऊपर बेस करती है। कहते हैं जो जिस्म है, ये जो फिजिकल चीज़ें हैं ये फाल्स हैं, जबकि सोल जो है, जो रूह है, ये ट्रू है। इंसान जो है वो मटेरियल चीज़ें जो है वो एक फना होने वाली है, लेकिन जो इंसान की सोच है ये कभी ना खत्म होने वाली है, कि हमेशा जो है वो
जिंदा रहती है, और इंसानों की वेलफेयर और अच्छी सिविलाइजेशन तहजीब की बात करते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि जो बैड इन्वायरमेंट है, जो बैड ह्यूमन जो है वो बैड इन्वायरमेंट का सबब बनते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें करती हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल हो गया, खुदा की बात करते हैं, मजहबी मैंने आपको पहले बताया था। और ये रियलिज्म के, साइंटिफिक मेथड के, सेंस एक्सपीरियंस के, इन चीज़ों के अगेंस्ट है। ये कहते हैं चीज़ अगेंस्ट करती है, नहीं नहीं करती। और इन्हीं इसी ने प्लाटो ने कंसेप्ट देता था, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, कि हम जो है ना धोखे की दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जहाँ जो चीज़ हमें नजर आ रही है वो वैसी है नहीं। जहाँ जो चीज़ जिस तरह नजर आ रही है वैसी है नहीं, मतलब जैसी। और जो कुछ अर्से बाद में पता चलता है कि चीज़ ऐसी थी, तो उस वक्त भी ऐसी नहीं होती, बल्कि कुछ और होती है। कहते हैं हमारी आंखें धोखा खाती हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो वैसा नहीं होता जैसे हो रहा होता। इस तरह की बात जो प्लेटो ने ही की थी। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग की के ऊपर फोकस करते हैं, दिमागी काम है ना, तो दिमाग से मुतालिक इनका जो है वो ज़्यादा इनका काम है। ठीक है, ट्रुथ, ब्यूटी, जस्टिस, ये सारी यानी एक्जियोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, और जो अच्छा इनके यहाँ नॉलेज होता है वो यही होता है कि रेवलेशन जो है वही का नॉलेज जो है वो बेहतर है। ठीक है? और सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी ज़ात को पहचानने की बात करते हैं। ठीक है? बाकी चीज़ें मैंने ये सारी तकरीबन डिस्कस कर ली हैं। और तो जैसे कि जो इनके यहाँ सब्जेक्ट हैं, रिलीजन है, लॉजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटी, कल्चरल स्टडी, जिम्नास्टिक्स, जियोग्राफी, और इस तरह के ना ये बुकिश नॉलेज को ही ये प्रेफर करते हैं। किताबों के अंदर नॉलेज होता है, ये उसको जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। और दुनिया के अंदर ये लीग ऑफ नेशन बनी थी, जैसे 1919 के बनी थी, 1919 के अंदर बनी थी। वो कंसेप्ट आइडियलिज्म से लिया गया था। चीज़ें यहाँ रिपीट होती हैं मुख्तलिफ में, जो कंसेप्ट आपको वो दिया था, मतलब पहली बात की गई है, आप उसी को अपनी गेम के अंदर रखिए। ठीक है, इनके जो मेथड ऑफ टीचिंग है, क्वेश्चन आंसर मेथड पसंद करते हैं, कन्वर्सेशन वही गुफ्तगू वाला मेथड, डायलॉग मेथड वही वही गुफ्तगू वाला मेथड है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक मेथड, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद चीज़ों से कंक्लूजन, इन बातों की बात ही करते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड हो गया, बुक स्टडी मेथड, इससे इमिटेशन कॉपी करना, और लेफ्ट स्टूडेंट द बीम एंड फॉलो द ये बात करते हैं। टीचर रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे, टीचर को जो है वो इनका टीचर का रोल इम्पोर्टेंट, वो लेक्चर मेथड की बात करते हैं ना, तो टीचर का रोल जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और कोई टीचर को कहते हैं कि बगैर टीचर के नहीं हो सकती, टीचर की पर्सनैलिटी डोमिनेंट है, स्टूडेंट जो होते हैं टीचर से इंस्पायर होते हैं, एंड टीचर के पास गॉड एंड डिवाइन पावर होती है, तो वर्कर भी कहा गया है। डिसिप्लिन इनका जो है वो डिसिप्लिन जो थोड़ा सख्त होता है। ठीक है, ये कोई तरह इनकी डिसिप्लिन की बात नहीं करते, सेल्फ अपने आप को ठीक करने की बात भी करते हैं। एकदम की फ्रीडम जो है उसको क्या कहते हैं, मॉरल रिलीजन इंस्ट्रक्शन। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है कि क्योंकि ये कहते हैं लेक्चर मेथड है, ये बच्चों की साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, और इनकी कोई प्रॉपर जो है वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं है टीचिंग मेथड की तरफ से, इन्होंने ये इस तरीके से नए तरीके से पढ़ाया था, वो सिंपल नहीं पढ़ाना था, तो इनका कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि इस टीचिंग मेथड को इन्होंने फॉलो किया है। ह्यूमैनिटी जो है वो इसके ऊपर ये फोकस करती है। इसके अलावा वॉल्डिशियन टर्म है कि भाई वोल्यूशन आइडियलिज्म ये टर्म है, तो काश वो चीज़ें जो खत्म हो जाने वाली होती हैं वो आइडियलिज्म को हम उसको बोलते हैं। रियलिज्म की बात करते हैं, रियलिज्म वाले ये अगेंस्ट हैं उनके आइडियलिज्म वालों के। अगेंस्ट इस सूरत में है कि वो हमने बताया था, बात की थी कि वो साइंटिफिक मेथड जो है ना उसके अगेंस्ट है, जो आइडियलिज्म वाले। लेकिन ये रियलिज्म वाले कहते हैं कि हर चीज को साइंस से गुजारा, जिस चीज को साइंस प्रूव करे वही चीज ठीक है, जिसको साइंस प्रूव नहीं करती वो चीज ठीक कोई नहीं है। तो पहली चीज तो इनका ये है। बाकी लेक्चर मेथड इनका भी था, उनका भी लेक्चर मेथड है। ये चीजों को कहते हैं कि चीजें पहले रियल में होती हैं, फिर चीजें जो है ना वो माइंड के अंदर होती हैं। वो कहते हैं ना कि माइंड पहले होता है, जो आइडियलिज्म वाले ये कहते हैं कि माइंड बाद में होता है, पहले चीजें जो है रेल के अंदर लिफ्ट करती हैं, फिर उसके बाद में जो है वो इस टोटल था 382 लिपोक्रेट पैदा हुआ, 322 के अंदर उसकी जो है वो बात हुई। इसे फाइटर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। इसकी एक बुक भी थी जिसे कहते हैं परी साइड की, इसकी एक एकेडमी भी थी जिसे लाइसन एकेडमी बोलते हैं, और डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक रीजनिंग की बात भी ये करता है। इसका बेसिक ये क्या है कि तो ये रियल थिंग जो है वो इनको अलियत देते हैं, मटेरियल थिंग जो है मटेरियल पार्ट वो असल पार्ट है। रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है, ये माइंड के से डिपेंड नहीं करती, बल्कि रियलिटी एक हकीकत है और उसको माइंड की जरूरत नहीं है। सच्चाई जो है वो एक मकसद है, और सच्चाई वो होती है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऐसी सच्चाई नहीं जिसको ऑब्जर्व ना किया जा सके, जिसको साइंटिफिक प्रोसेस से न गुजारा जा सके, वो साइंस नहीं होती। बुकिश नॉलेज को ये इग्नोर करते हैं और ये कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव मकसद है बस उसी को किया जाए। ठीक है,
इसके इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों इनके अंदर भी आते हैं वैसे। और खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी ये बिलीव नहीं करते जो रियलिज्म वाले हैं। इसके अलावा मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ट्रैवलिंग को, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को, उनको ये पसंद करते हैं। तो वैसे हर चीज़ वक्त के साथ तब्दील हो जाती है, वैल्यूज भी तब्दील हो जाती है, कुछ भी दुनिया के अंदर अथेंटिक नहीं है ऐसा कि जो हमेशा रहे। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट और जो बिहेवियर इनका है, इसके भी ये अगेंस्ट है। और ये एजुकेशन इज ओनली बेस्ड ऑन साइंस, एजुकेशन साइंस के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा ऐसी कौन सी नई चीज है जी, सेंसेस की बात पहले हमने की, साइंटिफिक नॉलेज है तो सेंसेस के ऊपर बेस कर रहा है तो साइंटिफिक है ये। इसके अलावा इनका लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करना, और जो है ट्रुथ सच्चाई बताना इंस्टेड के ब्यूटी की तरफ लेके जाना, चीज़ों को रियल, लोगों को रियल चीज़ों की तरफ लेके आना इंस्टेड तो उनको जो है वो मेंटल और इस तरह को चीज़ें एडजस्ट नहीं करते उनकी तरफ लेके आया जाए। बच्चे को जो तैयार करना है वो एक अच्छी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी के लिए बच्चे को तैयार किया जाए, ठीक है। और फोकस ऑन प्रेजेंट एंड रियल लाइफ की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं। पेशा वाराना तालीम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, स्किल वाली एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं इंस्टेड के लिए। उन्होंने कहा था ना सोशल सब्जेक्ट की बात की थी, तो ये वाले वुमेन फाइन आर्ट इस तरह के ये उसकी बात नहीं करते कि वो सब्जेक्ट हों जिनका ताल्लुक पेशा वाराना जो हमें कमा के दे सकते हैं। इसके अलावा करिकुलम के अंदर साइंस, मैथ, एक्टिविटी बेस्ड हो, कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो साथ में। ऑनली एग्जिस्टेंट थिंग्स शुड टीच, जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाए, जिन चीज़ों का वजूद ही कोई नहीं है उन चीज़ों को न पढ़ाया जाए, ठीक है। मार्शल लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि उनको पढ़ाई जाए, इससे किसानों की जहानत जो है वो बढ़ती है। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। टीचिंग मेथड इंडक्टिव मेथड है, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, डाल्टन प्लान, diagnostic, ये जब आपने इसको गो थ्रू कर देना तो ये निकाल लेना है कि अरिस्टोटल जो रियलिज्म वाले हैं कौन कौन से मेथड के जरिए जो है वो बताते हैं। टीचर का किरदार यहाँ पे डोमिनेंट होता है, ठीक है। टीचर जो है वो मटेरियल पढ़ाता है, टीचर गाइड करता है, और टीचर को अपने नॉलेज के ऊपर जो है वो पूरी कमांड होनी चाहिए। टीचर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट को जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर हम बात करें तो जो रियलिज्म वाले हैं ये डिसिप्लिन के अंदर कहते हैं थोड़ी लव होना चाहिए, वो तो सख्त डिसिप्लिन था ना उनका, इनर डिसिप्लिन सख्त डिसिप्लिन की बात करते हैं आइडियलिज्म वाले। जबकि ये बात करते हैं कि लव सिंपैथी हो, बच्चे को अंडरस्टैंड किया जाए इंस्टेड को उसको जो है ना वो अथॉरिटी दिखाई जाए। और इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन, मोरल रिलीजियस एजुकेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, कि पहले सेल्फ डिसिप्लिन की बात वो करते थे कि बच्चे को जो है ना वो सेल्फ पता हो कि मुझे क्या करना है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पहले बच्चे को तबलीग बताया जाए कि ये जो आप ये करेंगे तो फायदा होगा, ये करेंगे तो नुकसान होगा, उसको पहले रियलाइज करवाया जाए, उसके बाद उसको सेल्फ डिसिप्लिन में कहा जाए। और ये भी बच्चे की जो है वो खुली आज़ादी के खिलाफ है, ठीक है। इनका हम मैं भी एक वो लेक्चर में कहीं ना कहीं इनमें भी आता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज की अहमियत बिल्कुल ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं, प्रोग्रेसिव यानी इंडक्टिव डिडक्टिव ह्यूरिस्टिक कोरिलेशन डाल्टन प्लानिंग सारे जो मॉडर्न टीचिंग मेथड हैं उनको भी अडॉप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मकसद के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ की बात भी करते हैं, और यूनिफॉर्म साइंटिफिक मेथड की बात भी करते हैं। रियलिज्म हमारे जो सबसे पहले एरिस्टोटल को ही समझो कहा जाता है कि जो साइंटिफिक मेथड को मानवी भी कहा कहीं ना कहीं कहा जाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। डी मेरिट्स के ऊपर क्या है कि ये जो रियलिटी है, जो वैल्यूज हैं उनको इग्नोर करते हैं, स्पिरिचुअल मजहब को भी इग्नोर करते हैं, सेंसेस जो है वो मतलब फिजिकल नॉलेज को बिलीव करते हैं, जो हमारा इंट्यूशन है, जो रेवल्यूशन है उसके ऊपर ये बिलीव नहीं करते। इसके अलावा बच्चे को देखिए तो कितनी अच्छा लगा, ये इसकी टर्म्स हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आज की हमारी आखिरी फिलोसफी हम करते हैं वो है नेचरलिज्म। नेचरलिज्म वाले में माहौल को बड़ी अहमियत देते हैं, ठीक है। नेचर कहते हैं कि एक तो ये रोसो ने दी थी, रोसो का एक सेक्रेटरी था पिस्टोलोजी, उसने भी इसके साथ बाद में इसके ऊपर काम किया था। मॉन्टी सॉरी भी इसी के ऊपर, डार्वन है उसके भी, स्पेंसर एमसी डोगल वो भी उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया था, ठीक है। फ्रेंच से ये नेचरलिज्म ओरिजिन हुई थी, तो ये भी जो है ना रोसो भी जो था ये भी फ्रेंच ही था, ठीक है। और अच्छा जो ये नेचर वाले नेचर की तरफ लड़ते हैं, इसको ये कहते हैं कि बच्चे को आज़ादी दी जाए और बच्चे को नेचर के अंदर छोड़ दिया जाए। तो इसमें एक और कंसेप्ट भी दिया था, जो इसका अहम कंसेप्ट है वो कहते हैं नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट रोड्स ने दिया था, जो कि नेचरलिज्म का बानी है। उसने कहा था कि बच्चे को जो करना चाहता है ना उसे करने दिया जाए, वो गलतियां करेगा, गलतियों के बाद वो खुद ब खुद अपने आप को जो है ठीक कर लेगा।
अगर हम उसके ऊपर जो है वो जालिम बन के बैठे रहेंगे बच्चे के ऊपर, तो बच्चा जो है वो लड़ने नहीं करेगा। कहता है कि बच्चा अगर, जैसे हम कहते हैं ना कि आप छोटे बच्चे को रोके कि बेटा आप जो है ना वो तवे से जो है वो जल जाएंगे, चूल्हा गर्म है, चूल्हे के पास नहीं जाए तो जल जाएंगे। तो बच्चे को इन चीज़ों की समझ नहीं आती जब तक कि बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व न कर ले। तो वो अगर उसका हाथ उसके कहीं जाता है, उसकी मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेगा कि नहीं मुझे इससे बचना है। तो नेगेटिव एजुकेशन यही है कि वो कहता है कि बच्चों को घूमने फिरने दिया जाए, बच्चों को तजर्बा करने दिया जाए। जब बच्चा खुद तजर्बा करेगा तो वो उस चीज़ से बचेगा। तुम्हारे कहने सुनने से बच्चा कोई नहीं मानने वाला। ठीक है, इस चीज़ की बात करते हैं। और बच्चों की नेचर के अंदर कहते हैं कि सारे नेचर की तरफ पलट जाएं। नेचर के अंदर ही हमारी बका है, नेचर के अंदर ही हमारी बका है। स्पिरिचुअल वैल्यू को ये बिल्कुल जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते। ये कहते हैं नेचर ही जो है ना वो असल बेसिकली असल रियलिटी जो है वो नेचर ही है। समथिंग हिडन बाई साइंस दैट नीड, मुझे कहते हैं साइंस के अंदर कुछ छुपा हुआ है जिसे जरूरत है कि हम उसको सर्च करें। जो मटेरियल वर्ल्ड है यही वर्ड असल वर्ल्ड है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। और बिलीव ऑन साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज विद द टाइम साइंस है। तो कहते हैं कि टाइम के साथ साइंस चेंज होती है और चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। कोई आइडिया स्क्रीन नहीं है, नई आइडिया कंप्यूटर तो लगी है, सो गया। ठीक है, इसने एक बुक भी लिखी थी अपनी, इमाइल, इमाइल की बुक ली है। और उसके अलावा ये जो रूह है इसके ऊपर ये यकीन नहीं रखते। बॉडी एंड माइंड के अंदर कोई फर्क नहीं है, माइंड एंड ब्रेन है, ब्रेन इज मैटर। वो कहता है माइंड जो है वो दिमाग के अंदर है और दिमाग जो है वो मैटर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा सेंसेस जो है वो उसके लिए नॉलेज देते हैं। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये कॉमन चीज है रियलिज्म और इसकी। ठीक है, तो ये बच्चों के इंटरेस्ट जो है टेक केयर रखता है, बच्चों के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। ये कहते हैं कोई भी चीज एब्सोल्यूट गुड और बैड नहीं है, टाइम टाइम से चीजें चेंज होती हैं। गुड बैड हो सकता है और बैड गुड गुड हो सकता है। ठीक है? और ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट थे। लॉ ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल, तो जो नेचर के लॉज हैं वो अनचेंज कर सकते, चेंजेबल नहीं है कि कोई मस्जिद से निकलता है तो मस्जिद से मिलेगा, मगरब में गरूब होगा। जो घास है उसका काम जो है वो सब्जे का काम जो है वो ऑक्सीजन देना है और कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व करना है, वो वही करेंगे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड के ये खिलाफ थे, क्योंकि ये तो कहते थे कि आज़ादी होनी चाहिए। नेचर इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं। चाइल्ड सेंटर लर्निंग, बच्चे की आज़ादी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए, हैप्पीनेस और हेल्थी मूड होना चाहिए। और इसके अलावा इंस्टिंक्ट और द बेसिक ऑफ एजुकेशन, फितरत जो हमारी जिबिल्लत है उसको अहमियत देना। नेचर एजुकेशन की बात की थी। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी ज़ात के इजहार की बात करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के अपने जो वैल्यू बिलीव हैं उनको अपने पास ही रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फुलियस्ट डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, यानी जो जो जिबिल्लत है ना उसकी तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन की एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग, ऑटोनोमस, अपनी मर्जी के साथ चीज़ों को करना, अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना, उसकी बात करते हैं। और हेल्प स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंसेस, बच्चों की मदद करते हैं कि वो अपनी सेंसेस के जरिए कैसे अपने आप को ट्रेन करें। फिजिकल और नेचर वर्क के दरमियान कैसे रिलेशनशिप करना है, इनका कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता। और बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखते हैं। सिंप्लिसिटी होती है, कोई रिजिडिटी नहीं होती। ये उसने 1 से 12 तक जो है वो नेटिव एजुकेशन कंसेप्ट दिया था, यानी फ्री एजुकेशन, बच्चे को फ्रीडम दें तो क्या सीखना चाहता है। 12 से 20 तक इसको इंटेलेक्चुअल, उसकी दिमागी सलाहियतों को बेहतर करने की जो है वो तालीम दी जाए। फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक वगैरह से पढ़ाएँ, जिस तरह हिस्ट्री पढ़ाएँ। और उसके बाद वो कहता है 20 साल के बाद जो है साइंस ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाए जहाँ से वो बच्चा जो है वो कमा सके। ठीक है, प्ले वे मेथड की बात करते हैं। लर्न बाय डूइंग, मॉन्टेसोरी, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन, ऑब्जर्वेशन मेथड, बहुत सारे ये काम करते हैं। ठीक है, इनके यहाँ जो है ना वो डिसिप्लिन बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। सोशल कंटेक्ट को फोकस करते हैं। और सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कोई पनिशमेंट की बात नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा जो नेचरलिज्म वाले जो एक्सट्रीम होते हैं ना वो तो इग्नोर करते हैं इसको, नेचरलिज्म को, टीचर को। उसमें बाकी कहते हैं कि टीचर की कहीं ना कहीं जरूरत होनी चाहिए। टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है, उसको कोई ना कोई इंटरटेन बच्चों के ऊपर अच्छा असर रखता है। और इसके अलावा कहते हैं नेचर जो है ना वो सुपीरियर है, टीचर की वैल्यू कम है। बच्चों को अच्छी डाइट्स पढ़ानी चाहिए। कुछ बातें क्रिस्टोलॉजी की करते हैं। क्रिस्टोलॉजी नॉर्मल स्कूल जो है ना वो कायम किए थे, जो टीचर की ट्रेनिंग के लिए जो है ना कायम किए थे। हेड हैंड हर्ट कंसेप्ट के लिए था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी। ये हम हिस्ट्री के अंदर ना इन चीज़ों को एक एक वेस्टर्न जो हैं लोग इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं इसका फायदा ये भी हुआ कि चाइल्ड साइकोलॉजी नेचरलिज्म से उभरी थी। सोसाइटी और सोशोलॉजी की बात करते हैं।
पीएस सेंटर करिकुलम की बात करते हैं, और इसके अलावा फील्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं, फील्ड के नॉलेज को ज़्यादा एक्टिविटी देते हैं। और इसके अलावा क्या है, फुल फ्रीडम भी हो गया, सेल्फ एक्टिविटी ऑफ चार्ज की, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात भी हो गई। हम्म, तो तकरीबन यही चीज़ें हैं जो हमने कहीं ना कहीं तो बात कर ली है, ठीक है। ये चीज़ें आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचरिज्म, तो मैं इनके ना लिंक आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं इनके ऊपर, ठीक है। अगर आप उनको एक दफ़ा सुन लेंगे, जस्ट वन टाइम अगर आप उनको सुन लेंगे, तो आपके जहन के अंदर इसका जो है कंप्लीट कंसेप्ट बैठ जाएगा, और आपको मजीद कहीं जो है ना वो सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चार बातें हैं जो मैं याद करने वाली हूँ। नेचरिज्म वाले, नेचर की तरफ जहाँ वर्ड नेचर का आ जाएगा, फितरत जिबिल्लत की तरफ भागने की बात होगी, नेगेटिव एजुकेशन रोकने की बात होगी, फ्री की बात होगी, तो आप नेचरिज्म की तरफ चले जाएंगे। जहाँ साइंटिफिक नॉलेज की, मटेरियल वर्ल्ड की, इस तरह ये जो रियलिज्म है ना, इसका और उसके नेचरिज्म में फर्क है, लेकिन रियलिज्म वाले फिर भी कुछ ना कुछ सख्त तबीयत के हैं, जो नेचरिज्म वाले फुल आजादी है। आइडियलिज्म जहाँ मजहब का टच होगा, जहाँ वैल्यूज की बात होगी, जहाँ पे मोरल गुड बैड की बात होगी, आइडियाज की बात होगी, माइंड की बात होगी, तो वहाँ पे हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए आज का मुख्तसर से मैं इनकी वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ डिटेल के अंदर, ताकि आप जैसे एक दफा गो कर देंगे तो आपके अंदर जो है वो चीज़ें कुछ ना कुछ याद रह जाएंगी। मैं क्लास के बाद आपके साथ जो पिछला कल मैंने क्विज शेयर किया था, टेस्ट शेयर किया था, उसकी एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसको टेस्ट को आपने डन कर लिया होगा, उसकी वीडियो सुन लीजिएगा। आज रात जब मैं ये आपको फिलासफी करवा दूंगा, उसके बाद मैं जो टेस्ट शेयर करूंगा फिलासफी का ही टेस्ट शेयर करूंगा, और फिलासफी की जो टेस्ट की वीडियो होगी वो मैं कल शेयर करूंगा, ताकि जब तक आप टेस्ट दे लें उसके बाद आपको वीडियो उसकी शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 5 मिनट हैं, कोई आपके सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। जी, कोई 5 मिनट है हमारे पास, कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सर ऑन्टोलॉजी और मेटा फिजिक्स को थोड़ा डिफाइन करें जी काइंडली। ठीक है, जी ठीक है। देखिए जो मेटाफिजिक्स है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ऑन्टोलॉजी जो है वो एक उसके हिसाब से माइनर टर्म है। पहले हम सिर्फ ऑन्टोलॉजी की ब्रांच कहाँ करते थे, जब फिलोसफी की ब्रांचेस की बात होती थी ना, तो हम कहते थे ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी बात करते थे। बाद में हमने जो है ना वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना शुरू किया, तो हमने मेटाफिजिक्स की बात करी, ठीक है। मेटाफिजिक्स भी बात करेंगे रियलिटी के हवाले से, ऑन्टोलॉजी भी बात करेंगे रियलिटी के हवाले से, लेकिन मेटाफिजिक्स वाले बात करेंगे, वो कहेंगे व्हाट इज यूनिवर्स, कायनात क्या है, ये कायनात कैसे बनी है, कायनात को बनाने वाला कौन है, और ये कायनात कब फना होगी, और ये जो लोग हैं सारे मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये दुनिया को वजूद कैसे मिला, पहला इंसान कैसे पैदा हुआ था। यानी एक बड़े लेवल के सवाल कर दिए, ठीक है, मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स को फिर हमने जो है ना मुख्तलिफ सब ग्रुप के अंदर तकसीम कर दिया, जिसके अंदर मैंने बात की कि एंथ्रोपोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, और इसके अलावा कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थियोलॉजी, और इसके ऑन्टोलॉजी की बात की। ऑन्टोलॉजी थोड़े निचले लेवल पे आते हैं, और निचले लेवल में हम क्या कहते हैं कि यहाँ हम इंसान की बात करते हैं, या अपनी बात कर रहा होता हूँ मैं कि यार मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने क्यों भेजा, मेरा इस दुनिया के अंदर मकसद क्या है, ये क्या मैं आया हूँ और मैं जो है ना वो ऐने ही मर जाऊंगा, या मेरा कोई इस दुनिया के अंदर आने का कोई खास मकसद है जो खास कर, यानी जब सवाल छोटे लेवल के होंगे ना कि ये फलां बंदा ही लीडर क्यों है, फलां बंदा ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा सवाल, फिलासफी जैसे करती सवाल है कि चीजों के मतलब हर चीज के मतलब सवाल करना होता है। तो जब सवाल छोटे लेवल का होगा वहाँ आंथोलॉजी बोल देते हैं, जब सवाल बड़े लेवल का होगा ना तो मेटाफिजिक्स की बोलते हैं। बेसिकली कोई इतना ऐसा डिफरेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये स्पेकुलेटिव का थोड़ा सा बता दें। जी देखिए, स्पेकुलेटिव फिलोसफी के अंदर ना हम जो है वो थ्योरी को डेवलप करते हैं। अब देखिए हमने बेसिक रिसर्च की बात की थी, बेसिक रिसर्च के अंदर हमने क्या कहा था कि हम उसके अंदर जो है वो थ्योरी को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह आप इधर आए, अब थ्योरी जब डेवलप हो रही होती है तो थ्योरी डेवलप करने के पीछे कोई पर्पज तो होता है ना, यानी मुझे एक मसला पेश आया, उस मसले का जो सोल्यूशन मैं प्रपोज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसको स्पेकुलेटिव फिलोसफी हमें मदद करती है, हमें थ्योरी को डेवलप करने में मदद करती है कि यार इसका ये मकसद है, और ये हम इसको मुतालिक इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो जब थ्योरी डेवलपमेंट की बात होगी तो हम स्पेकुलेटिव की तरफ चले जाएंगे।
कोई नया नॉलेज क्रिएट करना, नया नॉलेज बनाना, वो वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रिस्क्रिप्टिव जो है फिलॉसफी, तो ये स्पेक्युलेटिव को ही डिफाइन करती है, इसी को ही प्रिस्क्राइब करना है स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी ने, एंड एनालिटिक्स में क्या काम है? देखिए देखिए देखिए, जो हमारे पास जो तीन तरह के स्टाइल है ना फिलोसफी के, इनको आप कहीं ना कहीं अपनी तीन तरह की ब्रांचेस के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी बात की। जैसे हमारी पहली ब्रांच कौन सी थी, मेटाफिजिक्स की बात की, ठीक है। और इधर मेटाफिजिक्स के अंदर मेटा इधर हम आ जाएंगे तो हम बात कर लेंगे मेटाफिजिक्स की जगह भी जो हमारी स्पेकुलेटिव फिलोसफी है उसको डील कर लेंगे। जब हम एनालिटिक की बात करेंगे तो नॉलेज की बात कर लेंगे। जब हम अपनी पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो रियलिटी को डील करेंगे। जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव का ताल्लुक किससे मैंने जोड़ा है, एक्सियोलॉजी से। एक्सियोलॉजी किस चीज की बात करती है, राइट रॉन्ग मोरल वैल्यूज की बात करती है, ठीक है। कि ये चीज, ये कौन सा हक क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी बात जो है वो हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। इसके अलावा पर्सपेक्टिव के अंदर, तो एक्सियोलॉजी के अंदर भी यही बात करते होते हैं। ये चीजों की सच होने का, अच्छा होने का, बुरा होने का, उसके मतलब बात करते हैं। जी सर, ठीक है। गुड बैड, मोरल वैल्यू। और सर सलाम ये सर। जो है जो एपिस्टिमोलॉजी है सर, उसको हम एनालिटिक्स से जोड़ेंगे। जी जी, एनालिटिक्स से जोड़ेंगे। ये सवाल आया भी हुआ था, ये जो वाला ना, ये एनालिटिक्स जो वाला बातें मतलब एनालिटिक्स। इसमें होंगी। जी। तो मतलब एनालिटिक्स जो है ना वो समझ लें, जैसे एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज और सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं ना, कि नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो उसी तरह जब हम इसके अंदर आएंगे, एनालिटिक्स के अंदर आएंगे, तो ये भी जो हमारे पास कोई सच पहुंचा है, उस सच की गहराई पे जाएगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको होल पार्ट के अंदर तस्लीम करके कि वाकई ये सच है, ये झूठ है, ये इस चीजों को देख रहा होगा। जी, इजाजत नबीसा है, आपका सवाल था। जी सर, मैंने पूछना था, ये रोसो ने जो नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था, तो नेगेटिव एजुकेशन का यहाँ पे क्या लिटरल मीनिंग है, किस सेंस में? जी, नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट जो डॉक्टर ने दिया था ना, उसमें ये कहता था कि बच्चे को आज़ादी दी जाए और बच्चे को जो है अपने अच्छे बुरे की पहचान खुद करने दिए जाए। यानी ये कहता था कि जो हमारे फॉर्मल स्कूल है ना, जो लेके पहली से लेके 12वीं क्लास तक जो हमारे स्कूल होते हैं, मैट्रिक तक, तो इनके बहुत अगेंस्ट था। ये 1 से 12 साल तक, पहले 12 साल तक जो तलीम थी, 1 से 12 साल का बच्चा